अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटा हम पढ़ेंगे फार्मल चार्ज के बारे में कि फार्मल चार्ज हमें क्या बताता है। देखिए बेटा, फार्मल चार्ज बताता है डिफरेंस इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि कोई भी एटम है उसके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका डिफरेंस बॉन्ड बनाने से पहले और बॉन्ड बनाने के बाद। यानी कि वो एटम जब बॉन्ड नहीं बना रहा होता तो उसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, और जब वो बॉन्ड बना लेता है तब वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने ऑन कर रहा होता है। इन दोनों का क्या बताता है? डिफरेंस बताता है। और ये जो डिफरेंस है ये अपेयर होता है चार्ज की सूरत में, प्लस या नेगेटिव। देखिए बेटा, ये प्लस या नेगेटिव जो चार्ज है ये रियल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये आगे चल के हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसलिए हम जो फार्मल चार्ज को जो मुख्तलिफ बुक्स के अंदर डिफ़ाइन करते हैं या डिफ़ाइन किया गया है, तो हम क्या कहते हैं? द चार्ज ऑन एन एटम इन ए मॉलिक्यूल्स आर पॉली एटॉमिक कैटाइन आर एनाइन इज़ कॉल्ड इट्स फार्मल चार्ज। हम फार्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? फार्मल चार्ज बराबर होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1/2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए बेटा, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ये उस वक्त हमने लेनी है जब वो बॉन्ड नहीं बना रहा होता, एटम इन अनबॉन्डेड स्टेट। और जब वो बॉन्ड नहीं बना रहा होता तो उसके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रुप नंबर से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। जैसे कि ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 पीरियोडिक टेबल के ये मैंने ग्रुप बनाए हैं। एलिमेंट है अगर हाइड्रोजन, वो फर्स्ट ग्रुप से तल्लक रखता है तो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन क्या है? 1। बेरिलियम सेकंड ग्रुप से तल्लक रखता है तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरॉन थर्ड ग्रुप में है तो उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसके वैलेंस शेल में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरीके से नियॉन 8 ग्रुप जो है उससे क्या करता है? 8th ग्रुप से तल्लक रखता है तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। ओके, जब वो एटम बॉन्ड बना लेता है तो उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दो तरह के हो जाते हैं। या तो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? बॉन्ड पेयर हो जाते हैं, या बॉन्ड पेयर हो जाते हैं और लोन पेयर हो जाते हैं। अब जब लोन पेयर होगा तो एटम लोन पेयर को ऑन करेगा, वो दोनों इलेक्ट्रॉन उसी एटम के कंसीडर किए जाएंगे। जैसे कि ये ऑक्सीजन है, इसके 2 लोन पेयर हैं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हैं। लेकिन बॉन्ड पेयर में से इसके हिस्से में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। क्यों? कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों पे मुश्तमिल होता है। तो इस कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दिया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने दिया है। तो बॉन्ड पेयर में से ये ऑक्सीजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऑन करेगा। यानी कि एटम ऑन करता है ऑल इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड हाफ ऑफ इट्स बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। के बॉन्ड पेयर में से उसका क्या करेगा? हाफ, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो ऑन करेगा। ठीक है। अब अगर इनका सम शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने हैं और बॉन्ड पेयर में से जितना उसको हिस्सा आता है उनका सम करके अगर हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में से उसके निकालते हैं जब वो बॉन्ड नहीं बना रहा होता, अगर इनका सम आता है 0 तो इसका मतलब है इसका फार्मल चार्ज क्या है? 0 है। और उस वक्त जितने वो एटम उस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल के अंदर ऑन कर रहा है उनकी तादाद बराबर है अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से जब वो बॉन्ड नहीं बना रहा होता। अगर इन दोनों का सम जो है वो माइनस में आता है, नेगेटिव में आता है, तो इसका मतलब क्या है कि जितना वो एटम मॉलिक्यूल्स के अंदर या पॉली एटॉमिक आइंस के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑन कर रहा है अपने वैलेंस शेल के अंदर, उनकी तादाद ज़्यादा है बनिस्बत उस वक्त के जब वो बॉन्ड नहीं बना रहा होता, उस वक्त उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इनका सम प्लस में आता है तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितने वो ऑन कर रहा है अपने वैलेंस शेल के लिए उस मॉलिक्यूल्स के अंदर, उनकी तादाद कम है बनिस्बत उस वक्त के जब वो बॉन्ड नहीं बना रहा होता और उसके वक्त उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो अब ये मैंने मुख्तलिफ क्या कर ली दिए हैं, मालिक्यूल्स और पॉली एटॉमिक आइंस और कैटाइन लिख दी हैं। इनके हम क्या मालूम करते हैं, फार्मल चार्ज मालूम करते हैं, और इनकी बेस पे कुछ पॉइंट्स जो हमने याद रखने हैं वो पॉइंट्स अखज़ करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अब देखिए बेटा, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन, वाटर के अंदर ऑक्सीजन का फार्मल चार्ज क्या होगा, तो क्या फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है। ऑक्सीजन किस ग्रुप से बिलोंग करती है, छठे से, तो इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, ठीक है। अब मैंने उसमें से क्या करना है, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इस पे कितने हैं, 4, 2 और 2 4 माइनस। अब ये कितने हैं जी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ये और 2 ये, तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उनको 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो जो ही 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, 2 6 और इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब है इसका फार्मल चार्ज यहाँ पे क्या है, 0 है। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो अब इसमें देखें ऑक्सीजन किस ग्रुप से बिलोंग करती है, छठे से। अब इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और अब बॉन्डिंग कितने पेयर कितने हैं, 2 2 4 2 6, 3 पेयर हैं, टोटल 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें से अगर क्या करेंगे, डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 3, ठीक है। आंसर क्या बनेगा इसका, 3 और 5 सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका, +1। तो इसका मतलब है इसके ऊपर +1 फार्मल चार्ज है, ओके। अब अगर इसकी बात करते हैं तो ऑक्सीजन किस ग्रुप से तलक रखती है, 6 से। अब इसके पास अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। अब बॉन्ड पेयर कितना है, 1, यानी कि 2 इसके पास क्या हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। डिवाइड करें, सम करें तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। तो इसका मतलब है इसके पास फार्मल चार्ज क्या है, -1 है, ओके। अब इन मॉलिक्यूल्स की तरफ आ जाएं। इसमें से अगर हम कार्बन हाइड्रोजन को देखें, अब हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, कोई लोन पेयर नहीं है, 0, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो सम करेंगे तो आंसर क्या आता है, 0। तो इसका मतलब है इसका फार्मल चार्ज 0 है, इसका 0 हो निकलेगा, इसका भी क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। सेम सिचुएशन है यहाँ पे, इसका भी क्या निकलेगा, 0। अगर हम बात करते हैं किसकी, कार्बन की, तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, कोई लोन पेयर नहीं है इसके ऊपर, तो क्या हो गया, 0। कितने बॉन्ड पेयर हैं, 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका भी जब आप इस क्या करेंगे, सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब है इसके ऊपर भी फार्मल चार्ज क्या है, 0 है, ओके। अब अगर इस कार्बन की बात करें तो सेम सिचुएशन है, 4 बॉन्ड बना रही है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका फार्मल चार्ज भी क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, ओके। अगर आप बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन किस ग्रुप से बिलोंग करती है, 6 से, ओके। तो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 6। कितने लोन पेयर ये ओन कर रही है, 4। अपना अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, लोन पेयर कितने हैं, 2। तो अब इसमें क्या देखनी है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर क्या आता है, 0। तो यहाँ पे भी फार्मल चार्ज क्या है, 0 है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन का फार्मल चार्ज क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, ओके। अब अगर इसकी मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन जितनी भी हैं उनका तो फार्मल चार्ज क्या निकलेगा, 0। और कार्बन का क्या निकलेगा, फार्मल चार्ज 0। अब यहाँ पे भी कार्बन का फार्मल चार्ज जो निकलेगा वो निकलेगा 0। अब इस ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन किस ग्रुप में है, छठे में, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6।
कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आता है +1। तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या है +1। ओके, अगर इसका फॉर्मल चार्ज निकालें तो क्या निकलेगा, ये 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 6 और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आएगा -1। तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा बेटा -1 हो जाएगा। ओके, अब अगर इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बन के कितने हैं 4 बॉन्ड हैं। यही सिचुएशन है इसके अंदर कि आप देख लें, कैलकुलेट कर लें कि कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4, लोन पेयर कोई नहीं है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आता है 0। तो इसका क्या होगा फॉर्मल चार्ज 0। हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज भी 0 होगा। नाइट्रोजन के अगर फॉर्मल चार्ज को निकालने की बात करें तो जब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन के अगर हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, नाइट्रोजन किस ग्रुप में है 5th में, तो इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, डिवाइड करेंगे 2 पे सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका फॉर्मल चार्ज भी क्या है 0। यहाँ पे हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज क्या निकलेगा 0। नाइट्रोजन की अगर आप बात करते हैं तो 5 इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2 2 4 2 6 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर हमारे पास क्या आता है +1 आता है। तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा +1 होगा। अगर हम कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4, 2 क्या हो गए हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए और 6 क्या हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो इनका अगर आप सम करते हैं तो आंसर क्या आता है -1। तो यहाँ पे कार्बन का जो फॉर्मल चार्ज है वो क्या होगा -1 होगा। ओके, अब बेटा अगर आप बात करते हैं किसकी, इसके अंदर देखेंगे तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या निकलेगा 0, इसका फॉर्मल चार्ज क्या निकलेगा 0। अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसका फॉर्मल चार्ज निकलेगा +1। 4 है, लोन पेयर कोई नहीं है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 हैं, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, सम करेंगे तो क्या आएगा +1। तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या निकलेगा 0। अब इसका फॉर्मल चार्ज क्या निकलेगा -1। इसी तरीके से बोरान की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे इसका फॉर्मल चार्ज क्या निकलेगा 0। अमोनिया के अंदर इसका फॉर्मल चार्ज क्या निकलेगा 0। अब अगर इनके दरमियान रिएक्शन हो जाता है या आपस में बॉन्ड बना लेते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो फॉर्मल चार्ज निकलेगा वो +1 निकलेगा और यहाँ पे इसका क्या निकलेगा -1। इसी तरीके से एल्युमिनियम का जब आप क्या निकालोगे फॉर्मल चार्ज निकालोगे वो 0, ठीक है, और यहाँ पे इसका क्या निकलेगा 0। इसका जब फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो वो निकलेगा -1। जब ये बॉन्ड बना लेंगे तो इसका जो फॉर्मल चार्ज होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, ठीक है। इसका यहाँ पे क्या निकलेगा +1, यहाँ पे इसका 0, इसका 0, इसका 0 और इसका क्या निकलेगा -1, सॉरी क्या निकलेगा 0, ठीक है। अब देखें बेटा, ये फॉर्मल चार्ज आपने निकालने हैं। कुछ मॉलिक्यूल और भी मैं आपको दे रहा हूँ जिनको मैंने रेड कलर से मार्क कर दिए, इनके आपने फॉर्मल चार्ज निकालने हैं। अब ये जो हमने फॉर्मल चार्ज निकाले हैं इससे हम क्या नतीजा अखज़ करते हैं, कौन कौन से पॉइंट हमें क्या करने हैं याद करने हैं। पहला पॉइंट ये देखें, इन दो स्ट्रक्चर की क्या कर लें बात कर लें, यानी कि ये हमारे क्या है वैलिड पॉइंट है, इनको आपने क्या करना है याद करना है। यही हमारा फॉर्मल चार्ज का जो बेसिक एप्लीकेशन है जो अब मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ, इसको आपने ध्यान से क्या करना है सुनना है और इसको आपने क्या कर लेना है लिख लेना है। देखें बेटा, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, इसके अंदर फॉर्मल चार्ज मौजूद हैं। तो बेटा याद कर लें, कोई लिवेज स्ट्रक्चर हो या कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो, अगर उसके अंदर मैक्सिमम एटम है नॉर्मल वैलेंसी के साथ, किसके साथ नॉर्मल वैलेंसी के साथ, और उनका फॉर्मल चार्ज या 0 है या कम से कम है, तो वो स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगी स्टेबल होगी। अब इस स्ट्रक्चर में देखें तो सबकी नॉर्मल वैलेंसी है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, 4 बॉन्ड बना रही है।
यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, 4 बॉन्ड बना रही है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रही है, 2 ही बॉन्ड है। हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड है, बनाती है, 1 ही बॉन्ड है। अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे तो कार्बन की नॉर्मल वैलेंसी है, यहाँ पे भी कार्बन की नॉर्मल वैलेंसी है, लेकिन ऑक्सीजन की यहाँ पे नॉर्मल वैलेंसी नहीं है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है, कितने बॉन्ड बना रही है? 3। और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है, यहाँ पे कितना बॉन्ड है? 1। तो यहाँ पे नॉर्मल वैलेंसी नहीं है। और दूसरी बात क्या है, इसके ऊपर क्या है? फॉर्मल चार्ज है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर मैक्सिमम एटम हो नॉर्मल वैलेंसी वाले और उसके अंदर या ज़ीरो फार्मल चार्ज हो सारे एटम्स के ऊपर, या कम से कम फार्मल चार्ज उसके ऊपर क्या हो? मौजूद हो, तो वो स्ट्रक्चर क्या होगी? स्टेबल होगी। तो इन दोनों में से कौन सी रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगी? स्टेबल होगी। कौन सी स्ट्रक्चर प्रेफरेबल होगी? तो इसको हम क्या करेंगे? मेजर स्ट्रक्चर के तौर पे क्या करेंगे? तस्लीम करेंगे। अगर आप SCN की लिविस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अब इस स्ट्रक्चर में देखें तो नाइट्रोजन की नॉर्मल वैलेंसी है, 3 बॉन्ड बना रही है। कार्बन 4 बॉन्ड बना रही है, उसकी नॉर्मल वैलेंसी है। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना रही है, उसकी नॉर्मल वैलेंसी है और फॉर्मल चार्ज भी नहीं है। इस स्ट्रक्चर में देखें तो हाइड्रोजन की तो नॉर्मल वैलेंसी है, लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन की नॉर्मल वैलेंसी नहीं है। इसके 3 बॉन्ड होने चाहिए थे आम हालात में, इसके कितने हैं? 4। इसके 4 होने चाहिए थे, इसके कितने हैं? 3। और ये क्या रखती है? फॉर्मल चार्ज रखती है। तो जब ये फॉर्मल चार्ज रखती है तो ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर एटम्स की नॉर्मल वैलेंसी भी ना हो और वो फॉर्मल चार्ज भी रखती हो, तो वो लीस्ट क्या होती है? स्टेबल होती है, यानी कि वो अनस्टेबल होती है। तो हम जो करेक्ट स्ट्रक्चर मानेंगे किसकी? लिविस स्ट्रक्चर, वो क्या मानेंगे? ये वाली इसकी क्या मानी जाएगी? लिविस स्ट्रक्चर मानी जाएगी। ओके बेटा, अब एक पॉइंट तो आपने ये याद करना है कि लिविस स्ट्रक्चर हो या रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो विद मैक्सिमम एटम ऑफ नॉर्मल वैलेंसीज और विद 0 और लीस्ट फॉर्मल चार्ज विल बी ए स्टेबल एंड प्रेफरेबल क्या होगी? स्ट्रक्चर होगी। जब हम दूसरी बात करते हैं, अब इसमें आ जाए, इसके अंदर जितने भी एटम हैं उनका अगर हम सम करें फॉर्मल चार्ज का तो क्या निकलेगा? 0। इसके अंदर जितने भी एटम हैं उनका अगर हम सम करें तो क्या निकलता है? 0। इसलिए एस्टिक एसिड का जो मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर हम कोई चार्ज नहीं बनाते, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हम लिखते हैं। अगर आप SCN की बात करें तो इनका अगर आप सम करते हैं तो टोटल फॉर्मल चार्ज क्या निकलता है? 0। इसलिए HCN के ऊपर भी हम क्या करते हैं? कोई SCN के मॉलिक्यूल के ऊपर भी हम चार्ज नहीं बनाते। लेकिन अगर हम CH3 की बात करें, जब भी हम CH3 को लिखते हैं तो इसके ऊपर क्या लिखते हैं? हम +1 लिखते हैं। अगर हम इसकी बात करें, कार्बोइनाइन की बात करें, तो इस पर क्या लिखते हैं? -1 लिखते हैं। क्यों? कि इसकी फार्मल चार्ज 0 है, इसका फार्मल चार्ज 0 है, इसका फार्मल चार्ज 0 है, इसके ऊपर क्या है? -1 है। इनका जब सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। यानी कि सम ऑफ फार्मल चार्जेस on the all atoms in a molecules are ions equal to charge on the species, कि जितना भी उस स्पीशीज़ के ऊपर चार्ज होता है और जितने उसके अंदर एटम्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है? फॉर्मल चार्ज होता है। उनका सम करें तो वापस में क्या होता है? बराबर होता है। ओके, इसी तरीके से आप इसको देख लें। अब क्लोरीन पे 0 है, इस पे 0 है, इस पे 0 है, इस पे 0, इस पे +1 अपना क्या है? +1 है। तो सॉरी, इस पे क्या होगा? -1। तो ये क्या निकलेगा? AlCl4 -1 हम लिखते हैं। अगर इसकी बात करते हैं, इस पे +1 है, इस पे -1 है, और हाइड्रोजन पे क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। तो जब भी इसके मॉलिक्यूल को लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं NH3BH3। तो ये सेकंड पॉइंट भी आप क्या कर लें? नोट कर लें। थर्ड पॉइंट कौन सा है? देखिए बेटा, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी एटम है वो जब नॉर्मल वैलेंसी क्या कर रहा हो? शो कर रहा हो, तो सारे एटम के ऊपर उसका फॉर्मल चार्ज क्या होता है? 0 होता है। ऑल एटम्स शोइंग द नॉर्मल कोवैलेंसी हैव 0 फॉर्मल चार्ज। अब देखें, हाइड्रोजन की नॉर्मल वैलेंसी क्या है? 1। कार्बन की क्या है? 4। यहाँ पे इसकी क्या है? 4। ऑक्सीजन की क्या है? 2। यहाँ पे भी ऑक्सीजन की क्या है? 2। और यहाँ पे ये क्या है? 0। तो सारे एटम जब अपनी नॉर्मल कोवैलेंसी शो कर रहे हैं तो उनके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या है? 0 है। अब यहाँ पे आके जब उन्होंने अपनी नॉर्मल वैलेंसी शो नहीं की, अब नॉर्मल वैलेंसी शो की है, तो उनके ऊपर क्या आ गया है? फॉर्मल चार्ज आ गया। इसके अंदर देखें, जो एटम अपनी क्या कर रहा है?
फार्मल वैलेंसी क्या कर रहा है, शो कर रहा है, अपना नॉर्मल वैलेंसी शो कर रहा है, तो उसका फार्मल चार्ज क्या है, 0 है। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर सारे के सारे एटम अपनी नॉर्मल कोवेलेंसी शो कर रहे हैं तो उस मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई भी एटम ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर क्या हो, कोई फार्मल चार्ज हो। ओके, और ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होगा, न्यूट्रल होगा। हाँ, जब कोई एटम अब नॉर्मल वैलेंसी शो करेगा, अपनी नॉर्मल वैलेंसी से ज़्यादा या कम शो करेगा, तो उस वक्त उस पर क्या आएगा, फार्मल चार्ज आ जाएगा। ओके, उसके बाद एक दूसरा पॉइंट आपने क्या करना है, नोट करना है कि जब थर्ड पॉइंट इसका, फोर्थ पॉइंट, कि जब कोई एटम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो वो अपना नॉर्मल वैलेंसी उस वक्त शो नहीं करेगा और वो फार्मल चार्ज क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। देखें इस स्ट्रक्चर में, देखें कि पानी अपना जो वाटर है ये कितने बॉन्ड बना रही है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रही है इसके अंदर, तो इसकी फार्मल चार्ज क्या है, 0। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। जब इसने एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया है तो अब इसकी नॉर्मल वैलेंसी नहीं रही, इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी, तो इसने फार्मल चार्ज गेन कर लिया है, क्या हो गया है, +1 हो गया। एक बात और जहन में रखें, जब कोई एटम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होगा, अगर वो डोनर एटम है, अगर वो क्या है, डोनर एटम है, तो उसका फार्मल चार्ज -1 से किस में आएगा, 0, और 0 से किस में चला जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। अगर वो एक्सेप्टर एटम है तो वो प्लस में है तो किस में आ जाएगा, 0, अगर 0 में है तो किस में आ जाएगा, फार्मल चार्ज नेगेटिव में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये BH3 है, बोरान के अंदर बोरान का जो है फार्मल चार्ज 0 है, और अमोनिया का जो है ये भी क्या है, नाइट्रोजन का जो फार्मल चार्ज है 0 है। अब नाइट्रोजन ने बोरान के साथ जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया तो ये 0 में थी तो किस में चली गई, प्लस में, क्योंकि यहाँ पे ये डोनर एटम है। ठीक है, ये 0 में थी तो किस में चली गई, प्लस में चली गई। और जो एक्सेप्टर एटम कौन सा है, बोरान है, वो 0 में थी तो किस में आ गई, -1 में। तो जो एक्सेप्टर एटम होगा, जो क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा, ठीक है, वो उसका अगर पॉजिटिव में है पहले फार्मल चार्ज तो 0 में चला जाएगा, 0 में है तो किस में चला जाएगा, नेगेटिव में। अगर वो क्या है, डोनर एटम है, तो वो क्या करेगा, वो -1 से किस में चला जाएगा, 0 में, और 0 से किस में चला जाएगा, +1 के अंदर, पॉजिटिव उसका क्या हो जाएगा, फार्मल चार्ज हो जाएगा। ओके बेटा, और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है जो आपने क्या करना है, नोट करना है, कि मैंने आपको एक बात बताई थी शुरू में कि ये फार्मल चार्ज रियल भी होता है और नहीं भी होता। अब देखें इस केस में ये रियल है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन रिचनेस को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। यहाँ पे ये रियल चार्ज नहीं है, यहाँ पे ये कम से कम आप ये नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन जो है वो कोई बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। ऑक्सीजन ने तो यहाँ पे शौक फरमाया है, हाइड्रोजन के साथ इसने कोऑर्डिनेशन शो की है, अपना एहसान जितलाया है। कैसे, इसका तो वैलेंस शेल क्या था, कंप्लीट था। ये ऑक्सीजन थी, 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, दूसरा अपना हाइड्रोजन के साथ है, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, और ये बन गया किसका मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल। लेकिन अगर आप बात करते हैं इसकी, तो ये हाइड्रोजन का आयन है, इसका वैलेंस शेल एम्प्टी था। ऑक्सीजन ने कहा कि चलो मेरे वैलेंस शेल तो कंप्लीट है, आप अपना क्या करें, एम्प्टी वैलेंस शेल ले आए, मेरे साथ क्या कर लें, शेयर कर लें। तो इसने यहाँ पे शराकत की है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इसने दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए हैं। इसने ये नहीं किया कि 2 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल से निकाल के कंप्लीटली किसको दे दी हूँ, हाइड्रोजन को दे दी हूँ। जैसा कि एनिक बॉन्ड के अंदर होता है कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोराइड को दे देता है, कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है, वहाँ पे तो डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली तौर पे नहीं दिए, यहाँ पे ये अलामती चार्ज है, सिर्फ ये शो कर रहा है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो ऑक्सीजन का एटम है, और जो ले रहा है वो कौन सा है, हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, इसलिए इसका चार्ज क्या हो गया है, 0 से
किसमें हाइड्रोजन जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए थी वो H पॉजिटिव की सूरत में थी, तो पॉजिटिव से किस में चला गया है, 0 में चला गया है। तो यहाँ पे ये कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को शो नहीं कर रहा। इसके अंदर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे ये जो फॉर्मल चार्ज पेयर हुआ है ये रियल चार्ज है, यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखें जैसे कि क्या होता है, मिथाइल ब्रोमाइड है, अगर ब्रोमाइड दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है तो इस पर क्या आ जाता है, +1 चार्ज आ जाता है। तो ये क्या है, रियल चार्ज है। इसी तरीके से ये भी क्या है, इसके ऊपर रियल चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। लेकिन अगर इनकी बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर नहीं है। यानी कि जहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होगा तो वहाँ पे जो प्लस माइनस आएंगे, प्लस इस चीज़ को शो करेगा कि ये डोनर एटम है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के लिए ये प्रोवाइड कर रहा है, ना कि इसके इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल को छोड़ के नेक्स्ट जो है कंप्लीटली उसके अंदर क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इस केस में ये क्या होगा, फॉर्मल होगा। ये जो बाकी मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ तो इसके अंदर क्या होगा, रियल क्या होगा, चार्ज होगा, वो इलेक्ट्रॉन के रिच सेंटर को या इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंट सेंटर को क्या कर रहा होगा, डिफाइन कर रहा होगा। ओके, अब कुछ एलिमेंट उनकी बॉन्डिंग और उनके ऊपर फॉर्मल चार्ज मैंने क्या कर दिए, मेंशन कर दिए, इनको आपने क्या करना है, नोट करना है। और दूसरा कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे तो ये आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इनको हल करना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आपने क्या करना है, पूछना है। ओके बेटा, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।